हाय डियर फ्रेंड्स, एच बी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का यह मॉडल पेपर सॉल्यूशन है 2022 के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 5 सालों के रिकॉर्ड से इसको पिछले 5 सालों के जो पेपर है उसके से सॉल्यूशन को बनाया गया है। जीव विज्ञान बायोलॉजी कक्षा 12वीं का यह क्वेश्चन आंसर दोनों है विद सॉल्यूशन। ये हिंदी मीडियम के लिए है, जस्ट इसके बाद आपको इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल हो जाएगा, है ना। देखिए, समय 3 घंटे रहता है पेपर का। इसका जो मार्क्स है वो 75 का रहता है। इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है ना। तो मेरे चैनल में सारे सब्जेक्ट के हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मॉडल पेपर जो है अपलोड हो रहे हैं दोस्तों, उसको ज़रूर पढ़िएगा। समय के बचत के लिए आप पुस्तक से पढ़ेंगे, गाइड से पढ़ेंगे, ठीक है। उससे अच्छा ये है कि आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आने वाले हो पेपर में ऐसी तैयारी कीजिए, है ना। कम समय में कम, जैसे कि कोई काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो काम करते हुए ओपन पेपर दिलाते हैं तो उनके लिए समय कम होता है। तो वीडियो को शांतिपूर्वक घर में आराम से 10 से 15 मिनट का वीडियो है ना। यदि हम 10 से 15 मिनट का समय निकालते हैं प्रतिदिन, हमारी तैयारी ऐसे ही हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसके 2 भाग में बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि 75 नंबर का है तो इसका 2 पार्ट आएंगे। पहला, सही विकल्प चुनकर लिखे अवशेषी अंग नहीं है। इनमें से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? अमाशय। अमाशय जो है अवशेषी अंग नहीं कहलाता। सेकेंड है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही है इसमें। असंग जनन क्या है? तो इसका बी ऑप्शन सही है दोस्तों। पादपों का युग्मक के संलयन बिना परिवर्तन, ठीक है। चौथा है, प्रतिरक्षा कोशिका ऊतक एवं घुलनशील कारकों का तंत्र कहलाता है। प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है। इसके बाद 5वां है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के अंतर्गत पुनर्संयोजी डीएनए के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? डीएनए का उपयोग किया जाता है। उचित संबंध जोड़िए। देखिए, 5 नंबर खाली स्थान, 5 नंबर का उचित संबंध, ठीक है। इसके लार ग्रंथि, लार ग्रंथि में देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर भी मैंने नोट कर दिया, नीचे में देख लीजिए। लार ग्रंथि में आएगा घनाकार एपिथेलियम, ठीक है। इसको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। लार ग्रंथि का ये आखिरी वाला आएगा। बहुस्तर उपकला में क्या आएगा? त्वचा आएगा। प्रकंद, प्रकंद में क्या आएगा? प्रकंद में देखिए बी ऑप्शन आएगा, बी अदरक। ऑक्सिन में क्या आएगा? ऑक्सिन में चौथा वाला ए कोशिका की लंबाई में वृद्धि। और ये 5वां आखिरी है अपर्दन। अपर्दन में क्या आएगा? बहा ले जाना, उड़ा ले जाना। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रुधिर कोशिकाओं में बाहर निकलने वाली स्वच्छ रंगहीन तरल को क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। सेकेंड है, लसिका ग्रंथ में असंख्य खाली स्थान कोशिकाएं होती है जो जीवाणुओं पर आक्रमण करती है। इसे क्या कहते हैं? लसिका वाहिनी कहते हैं। पृथ्वी के समीप सभी जीवों को क्या कहते हैं? जीवमंडल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहते हैं? डेसिबल। शरीर की रोगाणु से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रतिरक्षा। अब देखिए, प्रश्न क्रमांक 2 से 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन पेपर जैसे आता है मैंने सेम वैसे ही बनाया है इसको, ताकि आप जो है कैसे क्वेश्चन पेपर आता है उससे आपको पता चल जाएगा। चार्ल्स डार्विन के विकास संबंधी 2 मुख्य योगदान क्या क्या है? तो 2 मुख्य योगदान निम्नलिखित है। समस्त प्राणी पूर्वजता द्वारा एक दूसरे से संबंधित होता है। उन्होंने विकास की प्रक्रिया सुझाई, इसका नाम उन्होंने प्रकृति वर्ण दिया, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसके यदि एक बार सुनते जाते हैं, क्योंकि सुनने से जल्दी याद होता है दोस्तों। यदि हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन यदि हम किसी चीज़ को देखते हुए सुनते हैं, है ना, तो हमको समझ आता है। टेरिडोफाइटा का ट्रेकियोफाइटा के अंतर्गत क्यों वर्गीकृत किया गया है? तो ट्रेकियोफाइटा वर्ग में उन पादपों को रखा जाता है जिनमें संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। चूँकि टेरिडोफाइटा वर्ग के पादपों में संवहन ऊतक जाइलम एवं फ्लोएम होते हैं, इसलिए उन्हें ट्रेकियोफाइटा में रखा गया है। प्रश्न चौथा है, विभज्योतिकी कोशिकाओं की 2 विशेषताएं लिखना है। तो इनकी कोशिका में विभाजन की क्षमता कम होती है। देखिए, मैंने पुस्तक से गाइड से आंसर लिया है, गाइड में जैसा दिया हुआ था,
है ना। समय अभाव था, इस वजह से जो आंसर लिखा हुआ था वैसे ही मैंने इसमें लिख दिया है। जड़ के प्रमुख 2 कार्य की कौन कौन से हैं लिखिए। तो जड़ के प्रमुख कार्य क्या होता है? स्थिरीकरण। जड़ जो होता है पौधे का, वो पौधे को स्थिर रखता है, देखिए बांध के रखता है मिट्टी से, ताकि पेड़ जो है इधर उधर गिरे ना। संवहन, यह जड़ द्वारा अवशोषित पदार्थों को तने एवं पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे जो जड़ होता है वो जो नीचे जमीन पे जड़ होता है उसको पूरे पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद 6वां प्रश्न है, स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में अंतर बताइए। तो देखिए, जीवित प्राणी कार्बनिक खाद्य पदार्थ का संश्लेषण करना कार्बनिक पदार्थों से स्वयं करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पौधे जो लोग अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है, और दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, वही स्वपोषी है। विषमपोषी क्या होता है? जो अपना भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, है ना, उन्हें अकार्बनिक पदार्थ भी कहते हैं। यह स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, अतः इन्हें विषमपोषी पादप कहते हैं। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? शरीर वहन क्षमता जिसके द्वारा शरीर भारी पदार्थों को पहचानने एवं ऊतकों को क्षतिग्रस्त करे बिना क्षतिग्रस्त किए बाहरी तत्वों को निष्प्रभावी कर बाहर निकालता है, इसे प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक आपने सुने होगा, प्रतिरक्षक एंटीबायोटिक अपने शरीर में जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसी को अपन प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, सीधे शब्दों में। ठीक है, जो मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ उसको भी आपको ध्यान से समझना होगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न क्रमांक 8 से 13 तक लघुत्तरी प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। तो पहला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतक का निर्माण करने वाली विभिन्न कोशिकाओं के नाम को बताना है। तो देखिए, संयोजी ऊतक एरियोली ऊतक का निर्माण निम्नलिखित कोशिकाएं करती है। पहला रेश कोरक, फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं कहते हैं इसको, महाभक्षकाणु, मैक्रोफेज। तीसरा है मास्ट कोशिकाएं। ठीक। प्रश्न 9वां है, विसरण किस प्रकार पौधों के लिए महत्वपूर्ण है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया विसरण पर निर्भर करता है। श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण जैसी अभिक्रिया के दौरान होने वाला गैसीय आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। परागकण की क्रिया में कीटों को आकर्षित करने हेतु फूलों की खुशबू विसरण के द्वारा ही उन तक पहुँचती है। तो विसरण मीन्स होता है फैलना। जैसे खुशबू, जो फूल वाले पौधे होते हैं उससे भौरे जो है आकर्षित होकर खुशबू को से आकर्षित होकर कीड़े वगैरह है ये सब जो है उस पर आते हैं। ठीक है, यही विसरण कहलाता है। प्लाज्मिड क्या है? इसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए वाहक क्यों कहा जाता है? प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया में विद्यमान छल्ले के आकार का डीएनए अणु होता है। यह बैक्टीरियम के क्रोमोसोम का हिस्सा नहीं होता। प्लाज्मिड बाहरी डीएनए को पोषक कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए एक वेक्टर की भांति प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार का एक बैक्टीरिया का एक छल्ला होता है जो डीएनए के अणु से बना होता है, जिसे अपन प्लाज्मिड कहते हैं। इसके बाद प्रश्न 11वां है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए। पहला परजीविता, दूसरा आशय। परजीविता ऐसे जीव जंतु जो दूसरों पर आश्रित होते हैं वही परजीविता कहलाता है ना। आवास अपने परपोषी से पाता है। परपोषी जैसे अमरबेल का जो पौधा है दूसरे पौधे से लिपटा होता है ना, और उससे जो है भोजन प्राप्त करता है, वही जो है परजीविता कहलाता है। आशय यानी रिजर्वियर, ऐसे जीव जिसके भीतर रोगजनक बड़ी संख्या में होते हैं मगर उसमें स्वयं पीड़ित नहीं रहता, इसे आशय रिजर्वियर कहते हैं। प्रश्न 12वां, अपने घर में विद्युत ऊर्जा संरक्षण के कोई भी 3 तरीका बताना है। तो घर में उपयोग न होने पर कमरों की लाइट क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। फ्रिज के दरवाजे ठीक से बंद रखना चाहिए। प्रकाश व्यवस्था के लिए बल्ब एवं ट्यूबलाइट के स्थान पर CFL बल्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये तो जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। विद्युत संरक्षण यानी ज़्यादा बिजली उपयोग न हो उसके लिए क्या करना चाहिए? सभी कमरों की लाइटों को समय समय पर बंद रखना चाहिए। फ्रिज के दरवाजे को ठीक से बंद रखना चाहिए। बल्ब ट्यूबलाइट के स्थान पर CFL बल्ब का उपयोग करना चाहिए। प्रश्न 13 है, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के उपयोगों का वर्णन कीजिए।
व्यापारिक पैमाने पर पुनर्संयोजित डीएनए प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रोटीन, इंसुलिन, हार्मोन वृद्धि हार्मोन, थक्काकारी उत्पादन और एकल कोशिकीय एंटीबॉडी किण्वन, रोग प्रतिरोधक तथा टीके आदि बनाने में किया जाता है ना। तो ये सब नाम को थोड़ा रटना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। इंसुलिन, हार्मोन वृद्धि हार्मोन, थक्काकारी उपादान, एकल कोशिकीय एंटीबॉडी किण्वन, रोग प्रतिरोधक तथा टीके आदि में बनाना होता है। तो इस प्रकार बायोलॉजी का मॉडल क्वेश्चन आंसर हिंदी मीडियम में पहला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया दोस्तों। 10 मिनट का 11 मिनट का ये वीडियो है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि क्वेश्चन देखिए आगे, और इसका क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर यहाँ इसमें टोटल 18 से 19 क्वेश्चन है। तो 18 जो ये सब दीर्घ उत्तरी है, तो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन आंसर में थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन आंसर है, तो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करने से क्या होगा, आपका ये फ़ायदा होगा कि आप यदि ध्यान से सुनते हैं तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग में बैठ जाएगी। यही होता है दोस्तों, वीडियो सुनना और देखना, इससे हमको अपने को बहुत सारा तैयारी होता है। हम जब स्वयं पढ़ते हैं तो उतना अच्छे से हम तैयार नहीं कर पाते। तो धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। अब इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा, इसके जस्ट बाद आपको नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें मिलेंगे।